मिस्टर हनी है और ये डोमेस्टिक कंपनी में काम करते हैं। यूएसए में इनकी प्रोडक्शन यूनिट है 15 साल से। ही हैज बीन रेगुलरली विजिटिंग इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। यूएसए में रहते हैं वो, लेकिन इंडिया में आते रहते हैं। वो कम से कम इंडिया में 184 डेज एवरी ईयर रहते हैं। 182 डेज होते ही वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाते हैं, तो इनकी पूरी दुनिया की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। इन्हें सैलरी की इनकम बता रखी है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है वो बता रखा है। जब इंडिया में आते हैं तो गेस्ट हाउस में रहते हैं। फ्री लंच फैसिलिटी मिलती है इन्हें। 48,000 रुपीज का खर्चा भी हुआ है। कार मिलती है इनको 2000 सीसी की, ऑफिशियल प्राइवेट दोनों के लिए कॉस्ट दे रखी है। जब इंडिया में मिलती है गाड़ी तो ओनली पर्सनल पर्पस के लिए मिलती है। मंथली एक्सपेंडिचर कार का 5,000 रुपये है। इनका जो बड़ा बेटा है वो इंडिया में रहता है, पढ़ता है, जिसके लिए 12,000 रुपये का साल का खर्चा एम्प्लॉयर करता है। छोटा बेटा यूएसए में रहता है, हॉस्टल का खर्चा 3,000 रुपये पर मंथ मिलता है। कंपनी ने एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है इनका, और 5,000 रुपये और 10,000 रुपये का पेमेंट करा। तो हमें इनकम निकालनी है मिस्टर हनी की। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर हनी। मिस्टर हनी की सैलरी इनकम निकालनी। ऐसा कुछ बताया तो नहीं है ना क्या निकालना है, तो हम सैलरी इनकम ही निकाल देते हैं क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये कि एक नोट डाल देंगे, एज ही इज स्टेइंग फॉर 182 days or more he is ordinary resident in India so foreign income is also taxable। तो इनकी फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि ये इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहते हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब इनके लिए सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बेसिक सैलरी की। इन्हें आउटसाइड इंडिया लगभग 184 दिन रहते हैं, आधा साल। 6 महीना इंडिया में रहते हैं, 6 महीना बाहर रहते हैं। बाहर 6 महीने की सैलरी मिली है, इंडिया में 6 महीने की मिली है, दोनों टैक्सेबल है। तो 50,000 इंटू 12 6 लाख रुपीज इनकी बेसिक सैलरी हो गई। हॉस्टल के मिलते हैं इनको। इसके बाद में रेंट फ्री हाउस मिलता है। अब जो रेंट फ्री हाउस है उसकी वैल्यूएशन करने के लिए हमें जो सैलरी का मीनिंग लेना होता है, उस सैलरी के मीनिंग में ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाती हैं। तो याद रखेंगे, इसको एंड में कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको अभी कैलकुलेट करा और कोई हमारी टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट रह गई तो हमारा ये गलत हो जाएगा। नाम लिख देते हैं कि हाँ भाई, ये कैलकुलेशन में लिख दिया हमने कि एक हमें अभी कैलकुलेट करना है। इसे लंच फैसिलिटी मिली है, गेस्ट हाउस मिला है, गेस्ट हाउस मिला है,
लंच फैसिलिटी मिली है जब वो इंडिया में था। ये लिखा है कि वो उसको एक घर फ्री में दिया गया यूएसए में, कंपनी 15,000 रुपये पर मंथ देती है रेंट का। जब वो इंडिया में आता है तो उसे एक गेस्ट हाउस में रुकवाते हैं। इंडिया में वो कंपनी के काम से आ रहा है, और अगर कोई कंपनी के काम से आ रहा है और कंपनी के काम से उसे रुकवाया जा रहा है तो इसमें कोई उसकी पर्सनल बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, तो ये तो एग्जम्प्ट हो जाएगा जो उसको गेस्ट हाउस मिला है, क्योंकि उसकी फैमिली थोड़ी ना रहती है। वो तो इंडिया में आता है, ऑफिस के काम से आता है, उसको रहने के लिए गेस्ट हाउस मिल गया तो वो थोड़ी ना टैक्सेबल हो जाएगा। उसे लंच फैसिलिटी मिलती है। अब हमने और लंच फैसिलिटी के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो 48,000 रुपए का खर्चा हुआ है। लंच फैसिलिटी हमने पढ़ा था 50 रुपए पर मील फ्री होता है अगर वो ऑफिस आवर्स में उस दौरान मिलता है। ये ऑफिस वगैरह में तो मिल नहीं रहा है, बाहर मिल रहा है। बाहर अगर आपको मिलता है तो अगर वो ऐसा जगह है जैसे आदिवासी वाला एरिया, बैकवर्ड एरिया, वहां फ्री हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये लंच फैसिलिटी इस वजह से टैक्सेबल हो जाएगी कि इसको ऑफिस में, ऑफिस टाइमिंग में नहीं मिलती है, अलग से मिलती है। तो लंच फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी 48,000। कंपनी ने 48,000 खर्च किए। इनको एक कार मिली है, कार फैसिलिटी। जो कार है वो बड़ी कार है, 2000 सीसी की है, तो 1600 सीसी तक की जो कार होती है वो छोटी गाड़ी मानी जाती है, और 1600 से ज्यादा की गाड़ी बिग कार मानी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बड़ी गाड़ी है यूएसए में मिली है, जो बोथ पर्पस के लिए यूज होती है, तो यूएसए में 6 महीने के लिए गाड़ी मिली है। बड़ी कार पार्टली यूज पार्टली ऑफिशियल तो 2400 ले जाता है पर मंथ। तो कितना हो गया 6 मंथ का 2400 के हिसाब से 14,400 हो गया। और इनको कार, but he has been in India, the car is used by him and the member of family only for the personal purpose। जब गाड़ी वो यूएसए से इंडिया में आते हैं तो इनको 8 लाख रुपए की गाड़ी बता रखी है, वो मिलती है और फुल्ली प्राइवेट पर्पस के लिए मिलती है। तो इंडिया में अगर फुल्ली प्राइवेट है तो हम लोग क्या लेते हैं, एक तो 10% ऑफ कॉस्ट लेते हैं, पर एनम है, 6 महीने के लिए है, तो कितना आ गया 10% ऑफ कॉस्ट 40,000। और एक्सपेंसेस का बेनिफिट भी टैक्सेबल हो जाता है। लिखा है कि 5,000 रुपये पर मंथ का खर्चा है, 6 महीने, 30,000 रुपये का ये भी खर्चा है, तो 84,400 कार फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी। इनके जो बड़े बेटे हैं वो इंडिया में रहते हैं और उनके ऊपर 12,000 रुपये पर ईयर का खर्चा है। 12,000 रुपये का खर्चा है, हमने पढ़ा था एजुकेशन फैसिलिटी के लिए। क्या पढ़ा था एक बार उस पर नजर मार लें। तो इसको जो एल्डर सन है, इंडिया में पढ़ रहा है, एम्प्लॉय ने 12,000 रुपये खर्च किए एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एल्डर सन। 12,000 हमने पढ़ा था, इसमें एग्जेम्प्ट होता है अप टू 1,000 पर मंथ, और उसके ऊपर पूरा टैक्सेबल हो जाता है, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इनके लिए टैक्सेबल नील हो जाएगा। इनका यंगर सन है, वो स्टडी करता है यूएसए में और हॉस्टल भी वहीं है, और इनको 3,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस
इन्हें मिलता है 36,000 रुपये। इसमें से लेस कर देते हैं जो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 100 पर मंथ एजुकेशन अलाउंस और 300 पर मंथ हॉस्टल अलाउंस। 400 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाता अगर वो इंडिया में पढ़ रहा होता, लेकिन इंडिया के बाहर अगर पढ़ रहा होता है, पेमेंट होता है, तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है, इंडिया में ही एग्जम्पशन मिलता है। तो ये इनके लिए टैक्सेबल हो गया। कंपनी ने एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है इनके लिए और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो तो हमने पढ़ा था, फ्री हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, तो वो फ्री हो गया। एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ये एग्जाम्प्ट हो गई। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट करिए तो हमने पढ़ा था परक्यूजिट में कि जब भी एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट करेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगी। तो सब कुछ हमने कर लिया, केवल एक चीज रह गई, रेंट फ्री हाउस। तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यूएसए में इन्हें घर मिलता है जहां पर रेंट है 15,000 रुपये पर मंथ। तो वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं इसको। रेंट फ्री अकोमोडेशन यूएसए में रेंट 15,000 पर मंथ है। 6 महीने का रेंट कितना हो गया, कितना हो गया? 90,000 और 15% ऑफ सैलरी। सैलरी हमें लेनी है 6 महीने की, 50,000 इंटू 6, 3 लाख प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स एंड स्पेशल डीए। तो इनको जो मॉनेटरी पेमेंट मिलती है वो है, एक तो इन्हें 36,000 रुपीज एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस के मिलते हैं, लेकिन ये पूरे साल भर के, और हम लोगों को 6 महीने के लिए लेना है ना। तो 6 महीने के लिए कितना हो गया जो इनको मिलता है? 3,000 पर मंथ है ना। तो एक हो गया 3,000 इंटू 6, 18,000। अच्छा, इसकी फैमिली भी रहती होगी यूएसए में। जब ये यूएसए से इंडिया में आ जाता है तो क्या वहां का घर छोड़कर आता होगा ये यूएसए वाला? तो घर तो पूरा 12 महीने के लिए मिला होगा ना उसको। तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी मिलता है अलग से, वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन वहां तो उसे पूरे साल भर के लिए घर मिल रहा है, उसके फैमिली मेंबर भी रहते होंगे। तो ये मेरे से गलती हो रही थी, मैं 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहा था, ये 12 महीने के लिए होगा। तो कितना हो गया? 1,80,000 और ये हो गया 6 लाख और 18,000, 36,000। तो 6,36,000, इसका 15% कितना हो गया? 95,000, जो भी विच एवर इज लेस। तो 95,400 हम टैक्सेबल कर देंगे। इनकी रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन आ गई। टोटल कर लेते, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। कितना आ गया ग्रॉस सैलरी?
8,73,800 less deduction, standard deduction 50,000, 8,23,800 taxable salary. मिस्टर एक्स रिटायर हुआ है और इनको मिला है आरपीएफ का बैलेंस। अब जो आरपीएफ का बैलेंस मिला है रिटायर होने पर वो मिला है 5 लाख रुपए, ठीक है। और आरपीएफ का बैलेंस है ना। एम्प्लॉई हैज नॉट कंप्लाइड विद इवन ए सिंगल कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। तो उन्होंने एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब यहां पर लिखा है कि वो आरपीएफ है ना। तो आरपीएफ है तो इसका मतलब 12% तक उन्हें एग्जम्पशन मिली होगी पहले, हमेशा जब भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो जो एग्जम्पशन पहले मिली वो अब टैक्सेबल हो जाएगी। भाई जब वो जॉब कर रहे थे उस समय 12% तक फ्री हुआ था, 3% तो पहले भी टैक्सेबल हो गया था। तो 3% तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। अब बचा हुआ जो 12% पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो भी अब टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि आरपीएफ है ही नहीं। तो 5 लाख रुपए 15% है, हमें 12% टैक्सेबल करना है। तो 4 लाख रुपए तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, इसकी तो बात ही खत्म कर दो। ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह माना जाएगा। और इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 9.5% तक फ्री हुआ होगा इनको। आधा % तो ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, अब बचा हुआ 9.5% अब हम टैक्स दे देते हैं। तो 1 लाख रुपए को हम डिवाइड करते हैं 10% से और मल्टीप्लाई करते हैं 9.5% से। तो ये 95,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। ये दोनों सैलरी की इनकम मानी जाएगी, सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। और जो एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है जो पहले एग्जाम्प्ट हो चुका वो अब टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन ये अदर सोर्सेज में होगा क्योंकि जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से हमें पैसा मिलता है तो वो ऐसे ही टैक्सेबल होता है। और ये एक तरीके से अब अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो ये भी अमाउंट हमारी टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्सेस में। मिस्टर एक्स हैं डायरेक्टर है, क्योंकि मिस्टर एक्स डायरेक्टर है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो होगा ही है इसी पॉइंट से ही। वैसे भी उनकी सैलरी 1,80,000 एक साल की है तो वैसे भी स्पेसिफाइड हो जाएंगे। उन्हें असेसमेंट ईयर में कुछ मिली है, इन्हें इनकम मिली है, हमें टैक्सेबल इनकम निकालना है। बेसिक सैलरी है 1,80,000। तो हेडिंग क्या आ जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। और जो भी आपका असेसमेंट ईयर है फॉर द असेसमेंट ईयर वो लिख देंगे हम यहाँ। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, एक साल की दी हुई है 1,80,000। डीए फुली टैक्सेबल होता है, चाहे वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, फुली टैक्सेबल होता है। ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जहां पर भी हम स्टैंडर्ड सैलरी लेते हैं वहां पर नहीं आएगा, लेकिन वैसे ये फुली टैक्सेबल है। तो डीए हो गया 24,000। कमीशन परसेंटेज बेसिस पर है तो ये हर जगह आ जाएगा सैलरी के मीनिंग में। 10 लाख का 1% 10,000। एरियर ऑफ बोनस, बोनस और बोनस जो होता है वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर टैक्सेबल होता है तो ये भी आ जाएगा। बोनस 6,000।
इसने और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में 30,000, इसका तो एग्जेम्प्ट है, और जो कंट्रीब्यूशन है बाय एम्प्लॉयर वो अप टू 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी एग्जेम्प्ट है, और उसमें 1,80,000 और 10,000 आ रहा है, तो 1,90,000 का 12%, 22,800 हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 7,200 टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट मिला इन्हें 9,000। हमें पता है जो एग्जेम्प्ट होता है वो 9.5% होता है, तो 9,000 डिवाइड बाय 13.5 इंटू 9.5, तो ये 6,333 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का 2,667 टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ हाँ, अगर ये मिल जाए कि 9.5 इसमें आप पहले ये निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट है 9,000 एट द रेट 13.5%, तो टोटल फंड वैल्यू कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। 9,000 डिवाइड बाय 13.5%, और ये हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल फंड है उसमें हमारा 66,667 पड़ा हुआ है। इसमें से 9.5% एग्जेम्प्ट है और बचा हुआ 4% टैक्सेबल है, तो आप सीधा 4% भी निकाल सकते हैं इसका, जो आ जाएगा 2,667, ये टैक्सेबल है। चाहे तो एग्जाम निकालें फिर उसे अमाउंट रिसीट में से लेस करें। कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल पर्पस के लिए जो मिलती है, इसमें जितना भी ऑफिस के लिए खर्च किया है वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जितना भी पर्सनल यूज के लिए खर्च किया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस हमारा 1,200 पर एनम है, इसमें से इन्होंने 60% ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है 720, और बाकी का 480 टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशन अलाउंस इन्हें 3 बच्चों के लिए मिला है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 183.33 3 बच्चों के लिए मिला है, तो ये 6,600 मिला इन्हें। इसमें से लेस हो जाएगा एग्जेम्प्ट, मैक्सिमम 100 रुपीज टू चिल्ड्रन के लिए 2,400, और 4,200 टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्री हाउस है इनका, ये वर्किंग नोट में निकाल लेते। तो वर्किंग नोट में रेंट फ्री हाउस की कैलकुलेशन करते हैं। एम्प्लॉयर ने पेमेंट करा है 90,000 पर एनम, तो जहां पर रेंट दिया होता है वहां रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवरेज लेस लेते हैं, तो रेंट है 90,000, और सैलरी का मीनिंग यहाँ पर ऑल टैक्सेबल आइटम्स आ जाएंगी। डीए हमारा अंडर द टर्म्स वाला ही आता है, तो सैलरी के मीनिंग में 1,80,000 और बाकी सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन डीए नहीं आएगा। तो कमीशन आ जाएगी 10,000। इसके अलावा जो हमारा हमने पढ़ा था कि जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन होता है वो भी नहीं आता है, तो वो भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो था ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस था इसके अंदर,
और जो एरियर ऑफ बोनस है वो पिछले सालों का, इस साल का नहीं है। तो यहाँ पर कमीशन आ गया और कन्वेंस अलाउंस आ जाएगा 480 का, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ जाएगा 4200 का। और एक बार हमें नजर डाल लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है आगे भी कोई ऐसा अलाउंसेस हो जो टैक्सेबल है और हम अभी उसे ना देखें। तो आगे परक्यूजिट्स है वो नहीं लेते हम, तो हमारा परक्यूजिट ही है आगे। तो इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो ये टोटल आ गया हमारा 1,94,680। इसका 15%, 1,94,680 का 15%, और ये आ गया हमारा 29,202 या 90,000, जो भी कम हो। तो हमारा जो भी कम है विच एवर इज लेस, तो 29,202 हो जाएगा। प्लस फर्नीचर है 12,000 का, तो उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 41,202। तो यहां पर हमने ले लिया 41,202 रुपीज रेंट फ्री एकोमोडेशन। गार्डनर, कुक और वॉचमैन है, तो गार्डनर है 3,000 पर मंथ, 36,000। कुक है 4,000 पर मंथ, 48,000। और वॉचमैन है 5,000 पर मंथ, 60,000। फर्स्ट मार्च को इन्होंने सेल आउट करा है फर्नीचर 2 लाख रुपए में। तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, सेलिंग प्राइस 2 लाख, लेस करते हैं WDV। WDV के लिए इस पर डेप्रीशिएशन लेस करते हैं। डेप्रीशिएशन के लिए हमें 3 रेट पता है, एक 50% किस पर, कंप्यूटर वगैरह पर 50% पर एनम WDV मेथड से, दूसरा 20% किस पर, मोटर कार पर 20% पर एनम WDV मेथड से, और तीसरा बाकी सब असेट पर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो यहाँ पर हम 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से लेंगे और कंप्लीटेड ईयर के लिए लेंगे। हम देख सकते हैं 1 मार्च है और 30 जून है। 30 जून को खरीदा था कंपनी ने, तो 30 जून को इस साल 3 साल पूरे होते, लेकिन 30 जून से पहले ही बेच दिया तो 3 साल पूरे नहीं हो पाए, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो खरीदा गया था ये 2 लाख में, 3 लाख में, 3 लाख में खरीदा गया था। और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है 2 साल का स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो वो कितना आया हमारा 60,000, है ना। तो इसकी WDV जो है वो है 2,40,000। तो 2,40,000 वाला सामान 2 लाख में मिल गया आपको, तो 40,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। ये 40,000 का जो प्रॉफिट है ये आपके लिए परक्यूजिट हो गई, जो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस 40,000 की परक्यूजिट को भी लिख लेते हैं। इसके अलावा जो डिपॉजिट है वो 80C के लिए लिखा है और कंट्रीब्यूशन भी 80C के लिए लिखा है। तो हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी कितना आ गया, किसी ने किया है क्या? इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन,
अंडर सेक्शन 16 50,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी 4,09,749, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, एक तो कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय वाला जो एम्प्लॉय ने करा है, और एम्प्लॉय ने करा है 30,000, एम्प्लॉय ने भी 30 करा है, एम्प्लॉय ने भी 30 करा है, और जो इन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक में डिपॉजिट किया होम लोन में, वो रीपेमेंट ऑफ होम लोन जो होता है वो भी 80C में डिडक्शन मिल जाता है 40,000, और जो NSC में हम कंट्रीब्यूट करते हैं 9th इशू, उसका भी डिडक्शन मिल जाता है, तो ये टोटल मिलाकर हो गया 94,000, 1,50,000 तक आपको मैक्सिमम मिल सकती है ये, तो ये 4,09,749 माइनस 94,000, तो 3,15,749 है टैक्सेबल इनकम। इसे हम नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये 3,15,750 हो जाएगी। मिस्टर एक्स है और जनरल मैनेजर है ABC लिमिटेड में, 31 दिसंबर को प्रीवियस ईयर में रिटायर हो रहे हैं 30 साल की जॉब करने के बाद में। इन्हें सैलरी मिली है 18,000 पर मंथ, और ये स्टार्टिंग से मिल रही है इनको, हमें मतलब अलग से हमें ये जो प्रीवियस ईयर है उससे भी 1 साल पहले से मिल रही है, 1 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर, मतलब जब हमें कहीं बीच में एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी 10 महीने की, तो भी हमें 18,000 ही लेना है। इट मीन्स ये हो गया, तो ये रिटायर हुए तो हम सैलरी निकालते हैं इनकी बेसिक सैलरी। ये 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, तो इन्होंने इस साल 9 महीने काम करा है, और इस साल 9 महीने काम किया है, तो 18,000 के हिसाब से 9 मंथ्स की इन्हें सैलरी मिल जाएगी जो टैक्सेबल हो जाएगी 1,62,000। HRA मिलता है इनको, ये भी हमें 1 साल पहले से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी पूरा हमें HRA भी हमारा पूरा 9 महीने का मिला है, और ये अपने ही घर में रहता है। अगर ये अपने ही घर में रहता तो रेंट पेड 0 हो गया, तो एग्जम्पशन 0 हो जाएगी, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो HRA भी इनका 10,000 पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ्स का 90,000 आ जाएगा। उसके बाद में मेडिकल अलाउंस है 2,400 पर मंथ, ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, तो 2,400 इंटू 9 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी 21,600। तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और इन्हें 11,200 रुपए मिले हैं क्योंकि ये विजिट पर गए हैं, फर्स्ट क्लास रेल टिकट के, होम टाउन गए हैं जो एम्प्लॉय ने दिया है। तो हमें पता है कि अगर LTC होता है, आने जाने का किराया होता है, तो 4 साल के ब्लॉक में 2 बार फ्री होता है,
और वो एसी फर्स्ट क्लास का किराया उसमें लिखा है कि फ्री हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं बताया, 2 बार गए हैं 3 बार गए हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मानते हैं पहली बार गए और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन्हें एक कार मिली है 1.4 लीटर की छोटी कार मिली है जो दोनों पर्पस के लिए मिलती है और सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर करता है। तो जब छोटी कार मिलती है और सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर करता है तो हमारा जो अमाउंट था वो कितना था? कार तो 1.4 लीटर के लिए छोटी कार के लिए कितना अमाउंट था? 1800 और ड्राइवर भी है 900 इंटू 9 24,300। मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूट करते हैं 20% अपनी सैलरी का आरपीएफ में, एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है कंट्रीब्यूट करता है 10%। तो जो एम्प्लॉयर करता है तो 10% तो सारा का सारा फ्री हो जाएगा क्योंकि 12% तक फ्री होता है। तो एम्प्लॉयर्स 20% एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप पूरा नहीं पढ़ते हो, बस 20% करके क्वेश्चन को छोड़ दिया, आगे लिखा है एम्प्लॉयर 10% करता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 10%, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। इसको 2,70,000 रुपीज ग्रेचुटी के मिले। तो ग्रेचुटी के लिए वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्रेचुटी 3 पॉइंट थे। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, तो जो एक्चुअल रिसीव्ड है वो 2,70,000 है। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट, तो ग्रेचुटी के लिए जो लिमिट है वो कितनी है? 20 लाख 20 लाख। और थर्ड पॉइंट क्या था? अब ये ग्रेचुटी में कवर्ड है या नॉट कवर्ड है कुछ नहीं बताया, तो हम मानते नॉट कवर्ड। तो नॉट कवर्ड में क्या था? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 1/2 इंटू एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी। तो क्वेश्चन में लिखा 30 साल 30 इयर्स पूरे करे इसने, और जो सैलरी है उस सैलरी के अंदर हमें पता है 18,000 बेसिक ही आएगी और एवरेज भी वही होगी 10 महीने की क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हो गया 2,70,000 रुपीज। तो एक्चुअल रिसीव 270 और थर्ड पॉइंट में 270, सबसे कम 270 तो एग्जाम्प्ट हो गया 270, तो टैक्सेबल हो गया नील। 270 मिला, 270 एग्जाम्प्ट हो गया तो टैक्सेबल हो गया नील। तो ग्रेचुटी भी टैक्सेबल नहीं है। इन्हें 2,16,000 रुपए मिले लीव एनकैशमेंट के। तो लीव एनकैशमेंट के लिए पॉइंट नंबर 2 हम कैलकुलेट कर लेते। वर्किंग नोट नंबर 2 लीव एनकैशमेंट। इन्हें 2,16,000 रुपए मिले अनअवेल्ड लीव के 12 महीने की। He was entitled 1 month leave for every year। इन्हें 1 साल के लिए 1 महीने की लीव मिलती थी, तो ठीक है हमें कोई टेंशन नहीं है। तो नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड 2,16,000। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट
कितनी थी? 3 लाख। नंबर 3, 10 months स्टैंडर्ड सैलरी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 1,80,000 हो जाएगी 18,000 के हिसाब से। नंबर 4 था सैलरी फॉर अनअवेल्ड लीव्स, एक महीने, एक साल मैक्सिमम लेना, वही है ने, और वो है 12 महीने। तो 12 महीने के हिसाब से 18,000 का हो गया 2,16,000। तो जो सबसे कम है वो है 1,80,000। तो मिनिमम है 1,80,000। तो 1,80,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा 2,16,000 माइनस 1,80,000, 36,000। तो 36,000 लीव एनकैशमेंट टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी निकाला किसी ने? 3,33,900 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, कितना आ गया? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एक है एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो कि है 20% सैलरी का। तो इनकी सैलरी है 1,62,000, उसका 20% कितना हो गया? 32,400। और NSC 9th इशू में डिपॉजिट किया है 10,000। 10,000 PPF में डिपॉजिट किया है। LIC प्रीमियम की पेमेंट है 8,000। 80C की डिडक्शन सब में मिल जाएगी। टोटल 32,400, 10,000, 10,000, 8,000, 60,400। तो 2,23,500 टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 59। मिस्टर एक्स हैं, जनरल मैनेजर हैं ABC लिमिटेड में, रिटायर हुए हैं 31 दिसंबर को। 20 साल काम करने के बाद, और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है सैलरी, DA, पेंशन, HRA, कार, RPF, गैस बिल, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, 80C के लिए TDS। हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो काम करना शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर। सबसे पहले सैलरी इनकम, वैसे तो एक ही इनकम है, इनकी सैलरी की ही है। तो बेसिक सैलरी 15,000
इनकी रिटायरमेंट 1 जनवरी को हुई है, तो 9 महीना इन्होंने जॉब करा है, तो कितना हो गया 1,35,000 DA 1,500 पर मंथ 13,500 50% स्पेशल DA है। पेंशन 4,000 पर मंथ, ये प्राइवेट एम्प्लॉई है। पेंशन जो मंथली होती है वो फुली टैक्सेबल हो जाती है, इन्हें 3 महीने के लिए पेंशन मिली होगी। 4,000 इंटू 3 12,000। HRA इनको मिलता है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 9 27 माइनस एग्जेम्प्ट वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम देखते हैं कि कितना HRA एग्जेम्प्ट हो जाएगा। HRA के लिए 3 पॉइंट होते हैं। एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो एक्चुअल HRA इन्हें मिलता है 3,000 पर मंथ 27,000। नंबर 2 होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। तो रेंट यहाँ पर दिया है इन्होंने 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 9 माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। स्टैंडर्ड सैलरी में 1,35,000 की सैलरी आ जाएगी और 13,500 13,500 का 50% आ जाएगा। कितना होता है 6,750। तो हमारी स्टैंडर्ड सैलरी कितनी हो जाएगी 1,41,750। तो 10% ऑफ 1,41,750, तो 36,000 माइनस 14,175 कितना आ गया 21,825। थर्ड पॉइंट है 40 या 50%, दिल्ली में है तो 50% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, तो 50% ऑफ 1,41,750 कितना आ गया। तो इनमें जो सबसे कम अमाउंट है वह है 21,875। हम 21,875 माइनस कर देंगे, एग्जाम्प्ट हो गया 21,825। तो कितना अमाउंट टैक्सेबल आ गया 5,175 टैक्सेबल आ गया। HRA के बाद में कार की बात करते। कार फैसिलिटी केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होते हैं जिनकी मॉनेटरी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मान लें तो ग्रोथ सैलरी अगर ₹1,00,000 से ऊपर है तो इसका मतलब हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। मोटे तौर पर इनकी बेसिक सैलरी साल भर की 1,35, 9 महीने की 1,35 है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो है ही, तो कार फैसिलिटी भी इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी है, कुछ बताया नहीं है, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि जो कार है वो एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर ही खर्चा करता है। अप टू 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी कार छोटी मानी जाती है और छोटी कार के लिए 1,800 कुछ हमें बताया नहीं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल यूज होती है, तो 1,800 पर मंथ हो जाता है टैक्सेबल। ड्राइवर के लिए कुछ बताया नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो शॉफर है, ड्राइवर है, वो अवेलेबल नहीं है, तो 1,800 इंटू 9 कितना आ गया
16,200। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है 12% ऑफ इस बेसिक सैलरी टुवर्ड्स ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एम्प्लॉयर ने भी 12% ही कंट्रीब्यूट किया है। तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉय का तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉयर का टैक्सेबल होता है लेकिन वो एग्जम्प्ट होता है अप टू 12%, तो ये फ्री हो गया। कंपनी ने 8,000 रुपये गैस बिल के लिए पेमेंट करा है, तो ये एक पर्सनल परक्यूजिट है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल पेमेंट बाय कंपनी इज टैक्सेबल, तो गैस फैसिलिटी विल बी फुली टैक्सेबल 8,000। इनको ग्रेच्युटी मिला है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड 1,30,000 लेस एग्जेम्प्ट। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम देख लेते हैं कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 ग्रेच्युटी, यहां पर लिखा है कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, तो यहां पर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, तो इनको 1,30,000 मिला है। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। नंबर 3 completed year of service, completed year of service into 15/26 into last drawn salary। यहाँ सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सैलरी है वहां पर बेसिक प्लस डीए होता है, डीए स्पेशल नहीं है तो भी लेते हैं यहाँ पर। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनको 20 साल हो गए हैं, 15/26 इंटू सैलरी, सैलरी इनकी 15,000 है और डीए 1,500 है, तो 16,500 पूरा ले लेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड सैलरी नहीं लेते हैं, तो कितना अमाउंट आया, तो इसमें अगर हम देखें तो मिनिमम एक्चुअल रिसीव्ड ही मिनिमम है, क्योंकि एक्चुअल रिसीव्ड ही मिनिमम है तो एग्जेम्प्ट भी हो जाएगा 1,30,000, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 के हिसाब से 1,30,000, तो टैक्सेबल नील हो जाएगा, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। फिर इन्हें लीव एनकैशमेंट मिला है, लीव एनकैशमेंट, और लीव एनकैशमेंट है 1,57,000, इसमें से लेस कर देंगे जो एग्जेम्प्ट होगा। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम करते हैं, जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां लिखा है कि उसको 1,57,000 एनकैशमेंट मिला है लीव का 10 मंथ्स अनयूटिलाइज्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू 1 मंथ लीव पर एनम, तो ठीक है, हमारा भी मैक्सिमम 1 मंथ होता है, तो 1 मंथ मिला है तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है अलग से कुछ करने की। तो वर्किंग नोट नंबर 3 लीव एनकैशमेंट, नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड 1,57,000, नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट कितना होता है 3 लाख, नंबर 3 10 मंथ्स स्टैंडर्ड सैलरी, तो 10 महीने की स्टैंडर्ड सैलरी में एक तो 15,000 रुपए का बेसिक है और 750 रुपए का डीए है, तो 15,750 इंटू 10
1,57,500। और फोर्थ पॉइंट है अनयूटिलाइज्ड लीव्स के लिए पेमेंट। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जो अनयूटिलाइज्ड लीव है वो कितनी है, 10 मंथ्स की। तो 10 मंथ्स की अनयूटिलाइज्ड लीव का अमाउंट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10 मंथ्स की अनयूटिलाइज्ड लीव, तो ये भी 1,57,500 ही हो जाएगा। इनमें जो सबसे कम अमाउंट आ रहा है वो एक्चुअल रिसीव्ड ही आ रहा है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1,57,000 एक्चुअल रिसीव्ड। तो टैक्सेबल यहाँ पर भी नील हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसने इन्वेस्टमेंट करा तो 80C के लिए है, TDS है तो ये टैक्स पेबल के लिए है। तो टोटल निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी कितना आ गया बताइए। 1,89,875। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा या टैक्सेबल सैलरी, क्योंकि और कोई इनकम तो इनके पास है नहीं। 1,39,875। इन्होंने 10th पॉइंट में बता रखा है कि 15,000 रुपए यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में डिपॉजिट किया है, तो ये 80C की डिडक्शन के लिए हमें बता रखा है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 15,000 रुपए इंश्योरेंस प्लान के डिडक्शन मिल जाएगी। पीपीएफ में 15,000 रुपए जमा किया है, 12,000, तो 12,000 पीपीएफ में जो जमा किया है वो मिल जाएगा। मेजर सन की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पॉलिसी है वो भी मिल जाएगा, 15,000 है, लेकिन डेट नहीं दिया तो हम मानते हैं अभी लेटेस्ट ही होगी, तो सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा हमें डिडक्शन नहीं मिल सकती है। सम एश्योर्ड 60,000 है, तो 60,000 का 10% 6,000 या प्रीमियम अमाउंट जो भी कम है वो डिडक्शन मिलेगा हमें। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया ये 33,000। तो टैक्सेबल इनकम 1,06,000 और कुछ अच्छा सॉरी, इन्होंने आरपीएफ में भी तो अमाउंट दिया है, तो आरपीएफ में जो अमाउंट दिया है वो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी, है ना। तो आरपीएफ में इन्होंने कितना जमा किया है 12% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 1,35,000 का 12% निकाल लीजिए, 16,200 आरपीएफ, ये भी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49,200। तो लेस करके कितना आ जाएगा 90,675। तो सेक्शन 288A में राउंडेड ऑफ कर देते हैं, तो 90,680। अब इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो नील आएगा, इसमें से टीडीएस कट चुका है ना, टीडीएस 5,000 का कट चुका है, तो इसका मतलब रिफंड है, रिफंड क्लेम करेंगे आप 5,000 रुपये। तो आप कहेंगे कि भैया 5,000 रुपये का अमाउंट हमें वापस चाहिए, रिफंड चाहिए, क्योंकि हमारा टैक्स बनता नहीं था और 5,000 का टीडीएस हमारा जमा हो गया।